भौतिकी के मूल तत्व इस वीडियो व्याख्यान श्रृंखला में आज प्रस्तुत है 5वां व्याख्यान, जो एक विमीय शुद्ध गतिकी पर भाग 4 है। और इसमें आज एक विमीय भौतिकीय आकाश और एक विमीय भौतिकीय समय की अवधारणा और उसका किस तरह से गणितीय रूप से अनुप्रयोग होता है, किस तरह से गणितीय धारणाओं पर एनकोडिंग की जाती है, इसके संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। अब तक हमने न्यूटोनियन कण की अवधारणा, एक बिंदु आकार, अविभाज्य और संरचना विहीन और द्रव्यमान जैसे भौतिक गुण की मौजूदगी के रूप में प्रथम व्याख्यान से के बाद समझी है। हमने मूल राशियों के रूप में लंबाई, समय और द्रव्यमान पर भी विचार किया है और उनसे जुड़े मानक मात्रक जो हैं उनकी भी परिभाषा प्रस्तुत की गई थी। यह भी हमने माना है कि वास्तविक रेखा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, अलजेब्रा, बीजगणित, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्यामिति और कार्टेशियन ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग हमारे प्रारंभिक व्याख्यानों में भी आवश्यक होगा। इनमें से बहुत सारी बातों से आप परिचित हैं। एक विमीय आकाश और एक विमीय समय, इस पर आज चर्चा करेंगे। आकाश और समय दो ऐसी आवश्यक धारणाएं हैं या भौतिक अवधारणाएं हैं कहें, जिनके बिना एक भौतिक सिद्धांत की संरचना नहीं हो सकती। जितने भी भौतिक सिद्धांत को हम आगे आने वाले कुछ व्याख्यानों में चर्चा करेंगे, उन सब में आकाश और समय की धारणाएं आवश्यक रूप से सम्मिलित हैं। और आप भी अब तक आकाश और समय का महत्व पुराने व्याख्यानों के संदर्भ में समझ चुके हैं। एक विमीय आकाश में एक बिंदु पर स्थित द्रव्यमान युक्त अविभाज्य कण की शुद्ध गतिकी का वर्णन करने के लिए अब हम एक विमीय आकाश और एक विमीय समय को गणितीय रूप से कैसे सिद्धांतिक ढांचे में हम नियोजित करेंगे, इसको समझने का प्रयास इस व्याख्यान में करेंगे। मेरा व्याख्यान अन्य लोगों के व्याख्यान से कुछ भिन्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अवधारणाओं को उस तरह से प्रस्तुत करने का निर्णय किया है जिस तरह से हम जब नवीनतम सिद्धांतों की तरफ बढ़ेंगे तो उन नवीन सिद्धांतों का चर्चा और विश्लेषण करने में जो बातें सहायक होंगी, जो आवश्यक होंगी और जिन संदर्भ में ये प्रारंभिक सिद्धांतिक ढांचे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, उसी संदर्भ को देखते हुए मैंने इस वीडियो व्याख्यान श्रृंखला का निर्माण किया है कि आगे आने वाले अग्रिम भौतिकीय सिद्धांत जैसे कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम फील्ड थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, इन पर विचार करें तो हम इन बिंदुओं को आसानी से समझ सकें। एक विमीय आकाश और एक विमीय समय दोनों को भौतिक अवधारणा माना जाता है। अभी हम उन निर्देश तंत्र के आधार पर बात कर रहे हैं जिनको हम गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अध्ययन करते हैं, या गैलीलियन सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर जो विचार हैं वो प्रारंभिक व्याख्यानों में प्रस्तुत होंगे। इन प्रारंभिक व्याख्यानों में इसलिए जो समय और आकाश है उसका स्वरूप जो है वो निष्क्रिय रहेगा, और कई बार ऐसा इसलिए आभास हो सकता है कि समय और आकाश ऐसी कल्पनाएं हैं जिनका कि कोई भौतिकीय महत्व नहीं है। ये केवल एक ऐसी गणितीय धारणाएं हैं जिनका कि प्रयोग हमें भौतिकी के सिद्धांतों के वर्णन करने के लिए जो सैद्धांतिक ढांचे विकसित करने होते हैं उनमें करना होता है। क्योंकि गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गैलीलियन सापेक्षता सिद्धांत में समय और आकाश दोनों ही निष्क्रिय रूप से एक निष्क्रिय तत्व की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात उनकी खुद की कोई गतिकी या डायनामिक्स नहीं होती है। लेकिन जब हम आगे सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेंगे तो ये बात सत्य नहीं होगी। इसीलिए मैं आज इसको महत्व देना चाहता हूँ कि एक विमीय आकाश और एक विमीय समय भौतिकी अवधारणाएं हैं और गणित में
भी एक अवधारणा है जिसे हम कहेंगे एक विमीय कार्टेशियन स्पेस। और एक विमीय कार्टेशियन स्पेस, रियल कार्टेशियन स्पेस पर किस तरह से उनका प्रयोग करके इन अवधारणाओं को हम हमारे सैद्धांतिक ढांचे में काम में ले सकते हैं, उसके लिए आज हम विचार करेंगे। तो एक विमीय कार्टेशियन वास्तविक आकाश या वन डायमेंशनल कार्टेशियन रियल स्पेस। तो वन डायमेंशनल कार्टेशियन रियल स्पेस, तो इसमें बातें जो स्पष्ट हैं, जो पहले की गई हैं कि ये कार्टेशियन स्पेस है और इसलिए इसमें निर्देशांकों के आधार पर स्पेस के बिंदुओं का वर्णन होगा। लेकिन इसे वास्तविक आकाश इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये निर्देशांक वास्तविक संख्या होंगी और इसलिए एक विमा से यहाँ पर तात्पर्य यह है, जैसे पहले बताया गया, कि एक विमा का अर्थ है कि केवल एक निर्देशांक से किसी भी बिंदु की, और हमने पहले ही इस बात को नोट किया है कि स्पेस जो है वो बिंदुओं का समूह है, सेट है। जितने भी संभावित बिंदु हैं वो सभी इस सेट के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो वन डायमेंशनल कार्टेशियन रियल स्पेस, इसको हम एक एक्स अक्ष पर, जो कि एक सरल वास्तविक संख्याओं की रेखा है, उसका इस्तेमाल करते हुए वास्तविक संख्याओं की रेखा पर इसको एनकोड किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक मूल बिंदु है और वास्तविक संख्या की रेखा को निरूपित किया गया। ये एक जो व्यवस्था है, ये एक विमीय कार्टेशियन वास्तविक आकाश को निरूपित करने में सहायक हो सकती है, क्योंकि एक विमीय आकाश में जो कण है वो किसी बिंदु पर स्थित होता है भौतिकी आकाश में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो बिंदु है उसका एक संबंधित x निर्देशांक है जो कि एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं हम जानते ही हैं कि बेशुमार सेट है, अनकाउंटेबल सेट है, उनकी संख्या बेशुमार है। और इसमें हम देख रहे हैं कि चित्र में x अक्ष पर सभी वास्तविक संख्याएं एक तरह से निरूपित हुई हैं, यानी हर वास्तविक संख्या के लिए एक बिंदु है। जैसे वास्तविक संख्या +2 का बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहीं बीच में जो है √2 होगा और इसी तरह से √3 भी यहीं पर कहीं होगा। और सभी वास्तविक संख्याएं, चाहे वो रेशनल नंबर हो यानी परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, इस पर निरूपित की जा सकती है। पर जब हम इसको आकाश से संबंधित करेंगे तो आकाश में संबंधित करते समय क्या किया जाएगा, इस पर अब हमें चर्चा करनी होगी। तो इसकी किसी भी वास्तविक रेखा को एक विमीय कार्टेशियन वास्तविक आकाश के वर्णन में काम लेने के लिए यह आवश्यक होता है कि एक बिंदु को मूल बिंदु चुना जाए, और किसी भी बिंदु को हम मूल बिंदु के रूप में चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिस प्रकार के निर्देश तंत्रों का प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे, वे सभी निर्देश तंत्र दक्षिण हस्त निर्देश तंत्र, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। इसलिए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम प्रयोग करेंगे। लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी संभव है, उनका भी प्रयोग करके हम भौतिकी सिद्धांतों की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक परंपरागत तौर पर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, दक्षिण हस्त निर्देश तंत्र का उपयोग करेंगे। जब एक विमीय कार्टेशियन वास्तविक आकाश को दक्षिण हस्त निर्देश तंत्र में बताया जाता है, तो इसका अभिप्राय यह होता है कि जब आपने एक मूल बिंदु का चयन कर लिया है, तो मूल बिंदु से यहाँ पर दाहिनी तरफ जो दक्षिण दिशा या दाहिनी तरफ की दिशा है, उस दाहिनी तरफ में पॉजिटिव वास्तविक संख्या निरूपित होंगी और बाईं तरफ में नेगेटिव वास्तविक संख्याएं जो है वो निरूपित होंगी। और ये एक्स अक्ष जो है एक तरह से दिशा का बोध कराएगा कि अगर x निर्देशांक बढ़ता है तो x जिस दिशा में बढ़ता है वो दाईं दिशा है, उसको पॉजिटिव x दिशा माना जाएगा। और अगर x का मान घटता है तो जो बिंदु है वो बाईं ओर विस्थापित होगा, और ऐसी स्थिति में उसकी दिशा का मान जो है वो नेगेटिव x एक्सिस के अनुरूप माना जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के अनुरूप हम यहाँ पर दिशा का धारणा प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर x अक्ष के अनुदिश हमने एकांक सदिश i कैप माना है, तो इस एकांक सदिश के साथ अगर प्लस i काम में ले रहे हैं पॉजिटिव, तो ये एकांक सदिश बताएगा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, और अगर ये नेगेटिव i है तो ये बताएगा नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। इस तरह के संकेत हमारे लिए उपयोगी होंगे।
एक विमीय भौतिकी आकाश पर आते हैं, क्योंकि ये जो धारणा थी जो पिछले 2 स्लाइड में बताई गई, ये एक गणितीय धारणा है कि किसी भी एक विमीय आकाश को हम एक्स अक्ष पर एनकोडेड करके और समझ सकते हैं, और क्योंकि आकाश वास्तविक आकाश है अतः उसे एक्स अक्ष के ग्राफ पर दर्शाना संभव है, जो कि एक्स अक्ष जो हमने चित्रित किया है वो रियल लाइन की आधार के ऊपर किया गया है। तो वास्तविक कार्टेशियन आकाश पर हम जो है वो एक विमीय भौतिकी आकाश को एनकोड कर सकते हैं इस तरह से कि जैसे कि हमने माना कि एक विमीय आकाश में जहां पर हम किसी भौतिकी निकाय के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, हमारे लिए बिंदु की जो है वो एक कण है, निकाय जो है वो एक कण है, तो कण जो है उसके लिए किसी भी संभावित बिंदु में से एक बिंदु को हम जो है मूल बिंदु के तौर पर चयन कर सकते हैं, और बाकी जो एक विमीय दिशा में जितने भी बिंदु हैं उनको इस रेखा पर जो है इस तरह से एनकोड किया जा सकता है कि अगर उस एक बिंदु से जिसको कि हमने मूल बिंदु चुना है उससे कण की स्थिति का संभावित स्थिति का कोई बिंदु 2 मीटर दूरी पर स्थित है, अगर दाई तरफ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ +2 मीटर दूरी पर स्थित है तो उसको यहाँ पर 2 से संबंधित किया जाए, और अगर -3 मीटर यानी घटते हुए एक्स निर्देशांक की तरफ उसको दिखाया जाए। 2 दिशाएं वहां पर भी होंगी, एक दिशा हमें गति की माननी पड़ेगी कि पॉजिटिव एक्स अक्ष की दिशा से निरूपित होगी, और एक दिशा जो है वो जो बिल्कुल उसके विपरीत है वो दिशा जो है वो नेगेटिव एक्स अक्ष के रूप में होगी। लेकिन मूल बिंदु का चयन करना और किस दिशा को एक्स में पॉजिटिव कहा जाएगा, एक्स में नेगेटिव कहा जाएगा, ये हमारे पर आधारित होता है। जैसा कि हम गति का अध्ययन करेंगे कि मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई निकाय है, कोई पिंड है, वो किसी ऊंचाई एस से गिरता है, तो पिंड को जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कण पर हम लेकर के कण की तरह मान करके कि पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर वो कण उतना ही द्रव्यमान का जितना पिंड का द्रव्यमान स्थित है, हम उसकी चर्चा करेंगे। अब तब हमारे पास विकल्प होता है कि जहां पर एक ऊंचाई हमने जहां पर कि प्रारंभ में कण स्थित है, जहां से गिरना शुरू करता है, जहां से उसको छोड़ा जाता है, उस बिंदु को मूल बिंदु लें, लेकिन वो व्यावहारिक तौर पर मुझे अच्छा नहीं लगता या हमें सुविधाजनक नहीं लगता। इस कारण हम मूल बिंदु जब भी वो हम चर्चा करेंगे उसकी, तो मूल बिंदु जहां पर एप्पल या वो ऑब्जेक्ट गिरता है पृथ्वी को, जहां पर गिरने पर वो टच करता है, पृथ्वी को स्पर्श करता है, उस बिंदु को मूल बिंदु लेंगे, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ की जो दिशा है उसको हम मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे। तो हमारे ऊपर तय करता है कि किस दिशा को हम पॉजिटिव दिशा कहें, लेकिन किसी एक बिंदु को जो है वो मूल बिंदु का चयन करना होगा, और क्योंकि एक विमा में 2 दिशाएं संभव होती हैं, एक तरफ और दूसरा उसके विपरीत तरफ, तो उनमें से एक दिशा को +x पर निरूपित करना पड़ेगा, दूसरे दिशा पर -x पर निरूपित करना पड़ेगा। लेकिन भौतिकी आकाश के जो बिंदु हैं, उस भौतिकी आकाश के बिंदु जो है यहाँ पर कैसे दिखाए जाएंगे कि जितने मीटर दूरी पर है उसने मीटर से संबंधित जो वास्तविक संख्या है उसके आधार पर निरूपित किए जाएंगे। अर्थात कोई बिंदु अगर यहाँ पर स्थित है तो हम कहेंगे कि ये 3 मीटर पॉजिटिव एक्स दिशा में मूल बिंदु से दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार हमें वर्णन करना होगा, लेकिन जो हमने बात कही है कि मूल बिंदु कहीं भी चुनने की स्वतंत्रता है, उसका कारण यह है कि जिस प्रकार के सिद्धांतिक ढांचों का निर्माण अभी हम कर रहे हैं, उन सभी सिद्धांतिक ढांचों में हम आकाश को समरूपीय मानते हैं, होमोजीनियस मानते हैं। होमोजीनियस या समरूपता या होमोजीनियस होने से तात्पर्य यह है कि जो मैंने ऊपर लिखा कि किसी भी बिंदु पर मूल बिंदु चुनने की स्वतंत्रता है, इसे ही समरूपता कहते हैं कि सारे ही बिंदु मूल बिंदु के चयन के लिए समरूपीय तौर से इस्तेमाल या प्रयोग में लिए जा सकते हैं। और इसीलिए जैसा मैंने पिछले उदाहरण में बताया कि मूल बिंदु के विकल्प का, क्योंकि किसी भी बिंदु को ले सकते हैं, तो कौन सा बिंदु लेना होगा इसका निर्धारण हमें करना होगा, और ये हम सुविधा के आधार पर करेंगे। जैसे कि स्वतंत्र पूर्वक गिरती हुई वस्तु में हमने जहां पर वस्तु पृथ्वी से टकराती है उस बिंदु को मूल बिंदु के तौर पर जब उस पर चर्चा करेंगे तब काम में लेंगे। और एक बार मूल बिंदु का चयन हो जाने के बाद भौतिकी आकाश के सभी बिंदुओं का इस एक्स अक्ष पर निरूपित करके और उनको बताया जा सकता है। और पुनः स्पष्ट करने के लिए मैं बता दूं कि अगर 4 मीटर की दूरी पर अगर वो पॉजिटिव एक्स दिशा में है तो यहां पर निरूपित होगा,
और -4 मीटर की दूरी यानी 4 मीटर की दूरी पर वो अगर नेगेटिव एक्स दिशा में मूल बिंदु से है तो यहां पर स्थित होगा। अर्थात भौतिकीय आकाश में कण की जितनी भी संभावित स्थितियां हैं उन सभी स्थितियों के लिए या बिंदु हैं जिन पर वो स्थित होगा संभावित, उन सभी के लिए यहाँ पर इस एक्स अक्ष के ऊपर एक बिंदु है, इस एक्स अक्ष के ग्राफ पर एक बिंदु है और इस प्रकार हम उस स्थिति के वर्णन करने में हमें सुविधा मिलेगी। और इसके लिए स्थिति के वर्णन करने के लिए, क्योंकि कण जब किसी बिंदु पर स्थित होगा और मूल बिंदु का हम चयन कर चुके हैं तो हम एक ऐसे सदिश की कल्पना करते हैं या परिभाषा देते हैं जिसे हम स्थिति सदिश कहते हैं, जो मूल बिंदु से शुरू होता है और उस कण की स्थिति बिंदु तक पहुंचता है और उसकी दिशा में है जिस दिशा में मूल बिंदु से वहां तक पहुंचना होता है। तो मान लीजिए कोई कण +3 मीटर पर स्थित है तो ये स्थिति सदिश 3 और उस दिशा में जिस दिशा में कि x पॉजिटिव दिशा है, और x पॉजिटिव दिशा का मैंने पहले ही बताया कि एकांक सदिश जो हमने लिया है यूनिट वेक्टर वो +i लिया है, तो x जो है स्थिति सदिश की परिभाषा xi है और अगर x पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव i होगा, यानी कण की जो स्थितियां हैं ये स्थितियां जो हैं वो पॉजिटिव एक्स दिशा की तरफ स्थित हैं, यानी मूल बिंदु से दाईं तरफ जाने पर आएंगी और इसी तरह से हम बाईं तरफ आने वाली स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। तो जो हम यहाँ पर बात महसूस कर रहे हैं तथा हमें ज्ञात हो रहा है कि इस प्रकार से कण की स्थिति को वर्णन करने के लिए हमें एक तरीका मिल गया। अगर कण किसी समय में मूल बिंदु से x मीटर दूरी पर स्थित है तो उसका वर्णन, उसकी स्थिति का वर्णन हम स्थिति सदिश के रूप में कर सकते हैं। और ये स्थिति सदिश एक भौतिकीय राशि है और इसकी विमा लंबाई की विमा है, इसलिए एक सदिश राशि है, इसीलिए इसमें एकांक सदिश i का प्रयोग जैसे यहाँ पर हो रहा है जो दिशा को बताता है। तो ये एक भौतिकीय राशि है जिसकी विमा लंबाई की है, जिसकी इकाई जो है वो, इसलिए जब भी हम इसका मान x का व्यक्त करेंगे तो वो मीटर में होगा, ऐसा ही इकाई में, ऐसा ही मात्रक अवस्था में इसका मान मीटर में होगा। और इसका टेंसर करैक्टर भी हमें पता चल गया है कि ये जो है वो एक सदिश की तरह है, लेकिन बिना मूल बिंदु के चयन किए हुए ये परिभाषा नहीं दी जा सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कण की स्थिति को बताने के लिए मूल बिंदु का चयन या निर्देश तंत्र का चयन आवश्यक होता है। अगर मूल बिंदु बदल देते हैं तो हम कहते हैं निर्देश तंत्र बदल गया है, और उस निर्देश तंत्र में और पुराने वाले निर्देश तंत्र में स्पेस ट्रांसलेशन से संबंध स्थापित किया जा सकता है। आकाश में जो विस्थापन हो रहा है उसके आधार पर संबंध स्थापित किया जा सकता है, लेकिन मूल बिंदु का चयन आवश्यक है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं एक जनरल तौर पर, जो गणितीय तौर पर हम समझ सकते हैं कि एक द्विमीय सदिश उसी को कहते हैं जिसका एक परिमाण होता है और एक दिशा होती है, यानी xi वेक्टर एक द्विमीय सदिश है जहां xi उसका मान न्यूमेरिकल वैल्यू है और i उसकी एकांक सदिश की दिशा है, जिस दिशा में वो है वो अभिव्यक्त करता है। ये एकांक सदिश है जिसको हम यहाँ पर प्रयुक्त कर रहे हैं। और xi जो है उसका है, पर xi जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, xi नेगेटिव भी हो सकता है। अगर xi पॉजिटिव है तो इसका अर्थ है कि ये सकारात्मक दिशा यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यानी बढ़ते हुए x निर्देशांक की तरफ इंगित करेगा, और अगर xi नेगेटिव नंबर संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो -i एक तरह से दिशा को निर्धारित करेगी और उस समय में ये नकारात्मक दिशा या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इंगित करेगा। लेकिन दोनों ही स्थिति में इस सदिश का जो परिमाण है वो इसके निरपेक्ष मान मॉडुलस मैग्नीट्यूड या नॉर्म के बराबर होगा, अर्थात चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, साइन को हम हटा करके ये जो मान होता है सदिश का परिमाण कहलाता है। या यहाँ पर हम कहें किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान से अभिप्राय, मॉडुलस से अभिप्राय इसी से है कि अगर उसमें नेगेटिव संख्या है तो भी उसे उसके पॉजिटिव मान, जो भी उसका मान है उसके बराबर पॉजिटिव मान से माना जाए। तो xi मॉडुलस के बराबर xi का निरपेक्ष मान होगा। निरपेक्ष मान का अर्थ यहाँ पर यह है कि दिशा इसमें व्यक्त नहीं हो रही है और दिशा हम अलग से व्यक्त कर रहे हैं। तो मॉडुलस मैग्नीट्यूड एक द्विमीय सदिश को इस तरह से निरूपित करने का आधार बना। जब हमने स्थिति सदिश से कण को व्यक्त किया तो हमें मालूम है कि कण की जब गतिकी होगी तो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान होकर के पहुंचेगा। और मान लीजिए हम प्रारंभिक स्थिति सदिश को xi से बताते हैं और अंतिम स्थिति सदिश को xf
सदिश से बताते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि समय ti पर कण सदिश, कण का स्थिति सदिश xi वेक्टर था और समय tf पर कण का स्थिति सदिश xf वेक्टर था। तो ऐसे समय में ti से tf अंतराल, इसमें जो गति हुई है उससे संबंधित एक सदिश राशि जिसे हम विस्थापन सदिश कहते हैं, उसकी परिभाषा इस तरह से दी जाएगी। ये परिभाषा है विस्थापन सदिश की कि डेल्टा xfi, ये विस्थापन सदिश का संकेत मैं काम में ले रहा हूं। यहाँ मुझे सुविधा है कि i से f तक है, ये मुझे पता चल रहा है और ये एक सदिश राशि है और ये परिवर्तन है, इसलिए मैंने डेल्टा x का प्रतीक जो है एक तरह से काम में लिया है, डेल्टा को काम में लिया है। तो xf माइनस xi ब्रैकेट में इंटू आई, xf माइनस xi इंटू आई यूनिट वेक्टर ये बताएगा कि कितना विस्थापन कण का हुआ है। तो यह एक भौतिकीय राशि हम परिभाषित कर पाए हैं। इस भौतिकीय राशि की विमा भी लंबाई की होगी, अतः इसकी इकाई या मात्रक जो है वो मीटर का होगा और ये राशि जो है वो एक सदिश राशि है। लेकिन ये जो वर्णन है, इसको विस्थापन सदिश जो कह रहे हैं, ये विस्थापन सदिश का वर्णन अगर हम मूल बिंदु बदल भी देते हैं तो विस्थापन सदिश जो है एक्स अक्ष के अनुदिश वही का वही आएगा। तो मूल बिंदु के कारण एक स्थिति सदिश का वर्णन जो है उसको तो यहाँ पर गैलीलियन निर्देश तंत्र में हम देखते हैं कि एक स्थिति सदिश तो मूल बिंदु के चयन पर निर्भर करता है, लेकिन एक विस्थापन सदिश जो है वो मूल बिंदु के चयन पर निर्भर नहीं करता है और ये बात आगे बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जिस तरह से हमने आकाश पर चर्चा की उसी तरह से हम अब समय की चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई बार आश्चर्य लग रहा होगा कि बार बार मैं एक विमीय भौतिकी समय कह रहा हूँ, क्योंकि भौतिकी सिद्धांत जितने भी काफी व्याख्यानों तक हम चर्चा करेंगे उन सब में समय एक विमीय ही होता है। यहाँ तक कि अधिकांश सिद्धांत जिन पर हम विचार कर पाएंगे इस श्रृंखला में उनमें समय एक विमीय ही होता है, लेकिन आज के समय में इस प्रकार के सिद्धांतों की भी कल्पना की गई है जिसमें कि समय द्विविमीय भी हो सकता है या समय की भी विमा एक से अधिक हो सकती है। इसलिए मैंने ये उचित माना है कि बार बार एक विमीय शब्द का इस्तेमाल समय के साथ भी किया जाए, ताकि आपको भी अगर इच्छा हो कि ऐसे सिद्धांत के बारे में निर्माण में या सोचने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि अगर समय द्विविमीय होगा तो भौतिकी का स्वरूप किस तरह से बदलेगा। तो एक विमीय भौतिकी समय को भी जिस तरह से पहले एक्स अक्ष पर निरूपित किया था हमने भौतिकी आकाश को, यहाँ पर टी अक्ष खींच करके और पुनः उसी तरह से हम एक विमीय भौतिकी समय को बता सकते हैं। इसमें समय का मूल बिंदु यानी समय की उत्पत्ति का चयन करना पड़ेगा, यानी किस क्षण को हम t बराबर 0 कहें उस क्षण को हमने यहाँ पर ओरिजिन पर बताया है और इसलिए जो दाहिने तरफ दो क्षण बताए हैं वो बाद के क्षण है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड या 6 सेकंड बाद के, और ये उस समय जिसको t बराबर 0 माना है उससे 1 सेकंड पूर्व, 2 सेकंड पूर्व, 3 सेकंड पूर्व, 4 सेकंड पूर्व, इस तरह इनकी हमने कल्पना की है। तो एक t अक्ष पर हम सभी समय के यानी क्षणों के मान और क्षण हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे, एक वास्तविक संख्या के तौर के ऊपर, तो उस वास्तविक संख्या का मान t बराबर 2 सेकंड है, तो ये एक क्षण को निरूपित करता है और उस प्रत्येक क्षण को इस ग्राफ पर निरूपित किया जा सकता है। तो हमने देखा है कि जो एक विमीय कार्टेशियन स्पेस है उस पर दोनों का ही निरूपण संभव है और दोनों का निरूपण हम कर सकते हैं। आकाश का निरूपण कैसे किया जाता है वो पहले समझा, समय का निरूपण कैसे किया जाता है वो बाद में समझा, लेकिन जिस प्रकार की हम कल्पना यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं उसमें समय को एक अदिश राशि के तौर पर लेकर के चलेंगे, इसलिए समय के साथ में किसी भी एकांक सदिश को जोड़ नहीं रहा। तो यहाँ पर जब भी समय के दो बिंदुओं के बीच में जो बात हम परिभाषित करेंगे उसे समय अंतराल कहेंगे, यानी कोई घटना t बराबर -2 से t बराबर +3 तक हम विचार कर रहे हैं, तो t बराबर -2 से t बराबर +3 तक 5 सेकंड के समय अंतराल में कुछ घटना घटित हुई है और मान लीजिए यहाँ पर कण की कुछ स्थिति थी, यहाँ पर कण की स्थिति कुछ भिन्न है। और इसी तरह की शब्दावली का हम प्रयोग पहले भी कर चुके हैं कि ti पर जो स्थिति सदिश xi था और tf पर स्थिति सदिश xf था, तो जो ये अंतरवल है ti से tf तक जो कि tf माइनस ti सेकंड के बराबर होगा उसको हम समय अंतराल कहते हैं।
समय का मान जैसे हमने कैलेंडर में देखा था कि समय का मान तो समय के बिंदु पर निर्भर करता है जो इस रेखा पर निरूपित किया जाएगा, लेकिन समय अंतराल का मान नहीं करता है। आपका अगर कैलेंडर्स में सभी में दिन और वर्ष और महीने को एक ही इकाई में बराबर तुल्य बना दिया जाए, और अगर तुल्य बना दिया जाए तो आप देखेंगे कि जन्म तिथि तो कैलेंडर पर निर्भर करती है, लेकिन आयु जो है वो कैलेंडर पर निर्भर नहीं करती है। तो जिस बिंदु जिसका हमने चयन कर लिया है एक बार t बराबर 0 का, तो उससे t सेकंड बाद आने वाले व्यक्ति को और t सेकंड बाद आने वाले क्षण को इस समय रेखा पर हम t सेकंड पर निरूपित करेंगे। और जैसे पूर्व में मैंने समझाया था उसी तरह से 4 सेकंड के बाद यहाँ पर, और 4 सेकंड अगर पूर्व में हुआ है मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु का अर्थ यहाँ पर है समय का मूल बिंदु, जब जिस बिंदु पर जिस क्षण पर हमने t बराबर 0 माना है। जैसे मैं पुनः आपको उदाहरण के तौर पर लूं तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का जब हम अध्ययन करेंगे, तो जब स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के अध्ययन में वस्तु को जब छोड़ा जाता है और उसके बाद उसकी गति ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ प्रारंभ होती है, तो उस क्षण को जबकि उसको छोड़ा जाता है हम t बराबर 0 ले सकते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि उस समस्या में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में t के मान सकारात्मक ही होंगे, क्योंकि हमारी रुचि होती है कि छोड़ने के बाद t बराबर 0 के बाद आने वाले क्षणों में कण की स्थिति कहाँ होगी। तो 1 सेकंड बाद वो वस्तु गिरती हुई कहाँ पहुंचेगी, 2 सेकंड बाद कहाँ पहुंचेगी, जब तक वो पृथ्वी को टकरा नहीं जाती और स्पर्श नहीं करती है तब तक का हम अध्ययन करेंगे। तो ये बात हमारे लिए सहायक होती है कि समय जो है वो अदिश राशि के तौर पर लिया जाएगा, लेकिन इसमें भी क्रम है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या क्रम से जुड़ी हुई रहती है। तो अगर कोई 2 t के मान दे रखे हैं ti और tf, तो आप निश्चित तौर पर पता लगा सकते हैं कि ti इज ग्रेटर देन tf या tf इज ग्रेटर देन ti। अगर tf ti से बड़ा है तो इसका अर्थ यह है कि tf बाद का क्षण है, और अगर tf ti से छोटा है तो इसका अर्थ यह है कि tf पहले का क्षण है, पूर्व का क्षण है। और यदि दोनों क्षणों के मान बराबर हैं, tf बराबर ti है, तो वो समकालिक घटित माने जाएंगे, एक साथ या समकालिक एक ही क्षण में होने वाले जो घटनाक्रम माने जाएंगे। तो ये समय का प्रतिरूप हमारे लिए बड़ा ही सहायक होगा, और इस समय को जब t अक्ष में निरूपित करके दो जो क्षण है, जो इंस्टेंट है ऑफ टाइम, उनके बीच की दूरी को निकाल पाना भी आसान होगा। यानी घटना अगर -1.75 सेकंड पर प्रारंभ होती है और वो 2.42 सेकंड्स तक जाती है, तो जैसा यहाँ पर बताया गणना से हमें पता चलता है कि समय अंतराल 2.42 माइनस 1.475 अर्थात 4.17 सेकंड के बराबर ये समय अंतराल आएगा। तो ये जो रेखाओं पर निरूपित करने की, वास्तविक रेखाओं पर निरूपित करने की जो पद्धति हमने विकसित की है आकाश और समय की, इसको अब हम मिला करके एक अच्छी व्यवस्था हमारे लिए उत्पन्न हो जाएगी, जिसका प्रयोग हम शुद्ध गतिकी के अध्ययन में करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ कि आकाश और समय जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं गैलीलियन निर्देश तंत्रों के संदर्भ में, और इस प्रकार के प्रारंभिक सैद्धांतिक ढांचे जैसे कि न्यूटोनियन यांत्रिकी कहते हैं, न्यूटोनियन यांत्रिकी में गैलीलियन आकाश और समय लिए गए हैं, और गैलीलियन आकाश और समय के ये गुण जो हैं ये महत्वपूर्ण है और जो आपको एक तरह से आगे भी स्मृति में रहने चाहिए कि समरूप है, अर्थात चाहे समय हो चाहे आकाश हो, दोनों के मूल बिंदु को हम कहीं पर भी चूज कर सकते हैं। लेकिन एक किसी भी निकाय का अध्ययन करने में अगर उसके कई अलग अलग कण उसमें शामिल हैं, कणों का समूह है, तो हर एक कण की गति का अध्ययन करते समय अगर आप मूल बिंदु को बदलेंगे तो व्यवहारिक तौर पर बहुत कठिन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और हम गणितीय विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार अगर हम किसी एक समस्या पर विचार कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय एक ही मूल बिंदु का चयन करना होगा। और समय और आकाश दोनों ही अनंत हैं गैलीलियन निर्देश तंत्रों में, अर्थात क्योंकि इनको t और x को वास्तविक रेखाओं पर निरूपित कर रहे हैं और वास्तविक संख्याओं का मान माइनस अनंत से लगा करके प्लस अनंत तक सभी मान संभवित हैं, जो भी वास्तविक संख्याओं के मान है, तो ये अनंत है। वास्तविक संख्या में एक तरह की निरंतरता, कंटिन्यूटी रहती है। कंटिन्यूटी एक गणितीय अवधारणा है। कंटिन्यूटी को आप अवकल गणित में और अवकल गणित पे विचार करने के पूर्व परिभाषित करते हैं। यहाँ मैं परिभाषा देना अभी उचित नहीं मानता हूं, लेकिन ये उल्लेख करना आवश्यक मानता हूं कि कंटिन्यूअस है, स्पेस और टाइम कंटिन्यूअस है, बट कंटिन्यूटी के कई प्रकार होते हैं।
ये कंटिन्यूटी या ये कंटिन्यूस होना जो है वो वास्तविक संख्याओं की तरह कंटिन्यूस होना है। और वास्तविक संख्याओं की तरह निरंतर होना या निरंतरता होना बड़ा दिखने में सरल बात लगती है, लेकिन उसमें जटिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो रेशनल नंबर चाहे कितने भी कम अंतराल रखते हो, उनके बीच में अनंत संख्या में इरेशनल नंबर होते हैं, और दो इरेशनल नंबर के बीच में भी अनंत संख्या में इरेशनल नंबर होते हैं। तो जब हम वास्तविक संख्याओं का जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि बिंदुओं का जो वितरण है वो बड़ा अजीब और जटिल तरह का है, और उससे एक निरंतरता परिभाषित होती है, उसे ही वास्तविक संख्या की तरह की निरंतरता कहा गया। समय और आकाश को निष्क्रिय माना है, और इनका इसलिए कोई गति के व्यवहार को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी, बट ये क्रम सूचक यानी ऑर्डिनल है टी और एक्स जो यहाँ पर लिए गए हैं, और जो कि आपको स्पष्ट किया जा चुका है कि एक ऑर्डर दिया जा सकता है कि ये पहले क्षण आया, ये बाद में क्षण आया, ये बिंदु जो है वो मूल बिंदु के बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। एक क्रम का निर्धारण किया जा सकता है अगर दो कण की स्थितियां हैं, और अगर स्थिति निर्देशांक जिसका अधिक है वो दाईं तरफ होगा, और अगर दो समय की स्थिति है तो जिसका मान अधिक है वो बाद का समय होगा, और इसलिए इनमें अंतराल को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अंतर जो रख रहे हैं कि आकाश और समय में, कि आकाश का हम प्रयोग जो है उसके साथ वेक्टर की संरचना को, वेक्टर के हम सदिश जो बातें हैं उनको सम्मिलित कर रहे हैं, जबकि समय एक अदिश के रूप में प्रयुक्त होगा। इन दोनों को मिलाने के पहले हमें एक टू डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस की आम धारणा को समझ लेना। तो जैसे वन डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस को हमने एक रेखा एक्स अक्ष से निरूपित किया था, उसी तरह से टू डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस को भी हमें निरूपित करना होगा। हमें बताना होगा कि कैसे हम टू डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस का वर्णन करेंगे, और इसका वर्णन करने के लिए हमें दो परस्पर लंबवत अक्षों का चयन करना होता है, जिसमें यहाँ पर एक जो है हॉरिजॉन्टल अक्ष दिखाया गया जिसको कि एक्स अक्ष कहते हैं, और एक उससे लंबवत है जिसको कि वाई अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा गया है। तो जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसको वाई अक्ष, और जो हॉरिजॉन्टल अक्ष है उसको हमने एक्स अक्ष कहा है। और इन दोनों अक्षों को पर हमने वास्तविक रेखा में पूर्व की तरह ये दोनों एक एक विमा, क्योंकि दो विमा है तो यहाँ दो विमाओं में से एक विमा एक्स अक्ष का अनुदिश है, एक विमा वाई अक्ष का अनुदिश है, लेकिन ये दोनों विमाएं क्योंकि जो है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, तो लंबवत ली गई हैं, और इसलिए ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी बिंदु का वर्णन करना है तो उस बिंदु के दो निर्देशांक होंगे, लेकिन टू डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस में इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये परंपरागत तौर पर हमने चयन कर लिया है, और उसी परंपरा के आधार पर निर्देशांक में पहले एक्स निर्देशांक लिखा जाएगा जो इस बिंदु के लिए 2 है, और बाद में वाई निर्देशांक लिखा जाएगा जो इस बिंदु के लिए 3 है। ये एक्स निर्देशांक कैसे प्राप्त हुआ है कि अगर बिंदु P से एक अभिलंब गिराया जाए एक्स अक्ष पर तो ये x बराबर 2 पर काटता है, तो इसलिए इसका x निर्देशांक 2 माना गया है। और इसी तरह से अगर बिंदु P से y अक्ष पर एक अभिलंब गिराया जाए तो ये y बराबर 3 पर काटता है, तो इसलिए इसके y निर्देशांक को 3 माना गया। इस तरह से हर बिंदु को, कितने बिंदु हैं तो अनंत बिंदु हैं। यहाँ पर 4 तो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन कुल मिलाकर के बिंदुओं की संख्या है वो अनंत है, क्योंकि हर x और y भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। और ये जितने भी समय आकाश दोनों को आगे हम निरूपित करने के लिए काम में लेंगे। यहाँ पर मैं अभी केवल x और y एक्सिस का उल्लेख कर रहा हूं, और 2D समतल में इस तरह से हमने समझा कि एक द्विविमीय स्थिति को वर्णन करना संभव हो सकता है। इसका बाद में भी अन्य रूप में भी प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी जिस इस 2D कार्टेशियन स्पेस का प्रयोग हम करना चाहते हैं वो हमारे जो विचाराधीन है कि एक विमीय आकाश में एक कण की गति, उसके वर्णन के लिए इस हम संकल्पना को काम में लेना चाहते हैं। और 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन का उपयोग करके हम बजाय कि दो अलग अलग चित्र बनाएं, एक डायमेंशनल कार्टेशियन आकाश का और एक डायमेंशनल कार्टेशियन समय का, उसके बजाय हम उनको एक ही 2 डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस में दोनों अवधारणाओं को, भौतिकीय आकाश की अवधारणा और भौतिकीय समय की अवधारणा को एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसी के बारे में बताना आज के व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य था। तो कण की गति को समझने के लिए हम कण की स्थिति का वर्णन 2 विमीय कार्टेशियन प्लेन में
करेंगे और उसके रूप में हम गति का या शुद्ध गतिकी की व्याख्या को आगे प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है कि जो x अक्ष है उस पर x निर्देशांक न लेकर के हम समय निर्देशांक t ले रहे हैं, और जो y था अक्ष, जो सामान्य तौर पर जिसको y अक्ष कहा जाता है, वहां पर मैंने x निर्देशांक लिया। x निर्देशांक की लंबाई की विमा को बता रहा है और लंबाई की विमा रखता है तो इसका मीटर लिखा है, और यहाँ पर t के साथ मैंने सेकेंड लिखा है। आपने इस तरह के 2 डायमेंशनल ग्राफ का प्रयोग कई जगह पर किया होगा, और आप जानते हैं कि y अक्ष और x अक्ष पर इकाइयां भिन्न भी हो सकती हैं, अलग अलग चीजों को निरूपित किया जाता है, और कई प्रकार के समाज विज्ञान के अध्ययन में भी इस तरह के ग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि x अक्ष पर t व्यक्त हो रहा है, y अक्ष पर स्थिति व्यक्त हो रही। तो वही बात है जो मैंने पहले कही है कि x अक्ष पर t को तो वैसे ही निरूपित किया जाएगा, y अक्ष पर जो हमने x लिया है उसको भी वैसे ही निरूपित कर रहे हैं, केवल जो दिशा का ओरिएंटेशन है वो घुमा करके 90 डिग्री पर कर दिया है। अर्थात यहाँ पर ऊर्ध्व ऊपर की तरफ बढ़ने पर जो है x निर्देशांक बढ़ता है और वो प्लस i दिशा कहलाएगी, और ऊर्ध्व नीचे की तरफ जाने पर x निर्देशांक घटता है और उसको माइनस i दिशा कहलाएगी। समय के साथ किसी दिशा को लेना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से टाइम और पोजीशन के बीच में एक ग्राफ खींच करके हम एक विमीय आकाश में कण की गतिकी को आगे आने वाले व्याख्यानों में समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी एक क्षण पर कण एक बिंदु पर स्थित होता है और उस बिंदु को P बताए, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि T क्षण पर कण की जो स्थिति है वो x है, और इस बिंदु के निर्देशांक Tx है, और इस बिंदु के निर्देशांक Tx है, तो इसका स्थिति सदिश जैसे पहले परिभाषित किया था वैसे ही परिभाषित किया जा सकता है, पर क्योंकि t का कोई एकांक सदिश नहीं है इसलिए इसके स्थिति सदिश को व्यक्त करने के लिए मैं कहूंगा कि x निर्देशांक जो xi है, और क्योंकि ये पॉजिटिव i दिशा में है तो xi भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये xi सदिश जो है ये xi एक विमीय स्थिति सदिश को निरूपित कर रहा है इस द्विविमीय कार्टेशियन स्पेस के अंदर। और यहाँ पर सारी बातें जो पहले कही थी वो फिर दोहराई जा सकती हैं कि अगर xi धनात्मक है तो ये सकारात्मक x दिशा में या पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होने को बताता है, और अगर ये ऋणात्मक है तो ये नकारात्मक दिशा की तरफ होने को बताता है। और इसका मॉडुलस जैसे हमने पहले परिभाषित किया था, परिमाण जो है सदिश का वो केवल पॉजिटिव नंबर होगा, चाहे ये नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है तो साइन को ड्रॉप करने के बाद जो नंबर हमें प्राप्त होता है पॉजिटिव, उसको कहेंगे। तो अब कण की अवस्था का वर्णन करने के लिए हम इसी द्विविमीय आकाश का प्रयोग करेंगे, इस द्विविमीय कार्टेशियन स्पेस का प्रयोग करेंगे। इसमें एक विमा पर हम आकाश लेंगे, दूसरी विमा पर समय लेंगे, और अब हम देख रहे हैं कि कण की स्थिति को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो अलग अलग क्षण पर x जो है उसका मान अलग अलग होता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि x जो स्थिति है वो समय का फलन है, यानी x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन जो है सेट थ्योरी में एक गणितीय अवधारणा है, और उस अवधारणा गणितीय शाखा है, और उस शाखा का इस्तेमाल हम यहाँ पर बहुत करेंगे और निश्चित तौर पर वो बहुत सहायक होगी। तो हम ये कहते हैं कि कण की स्थिति समय के साथ जब गतिकी होती है तो बदलती है। स्थिति को x से निर्दिष्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, समय को t से बताया जा रहा है, और जब मैं कहता हूं x इज अ फंक्शन ऑफ t तो कहने का अर्थ क्या है कि t के यानी हर क्षण पर कण कहाँ स्थित है इसका मैं वर्णन करता हूं। और जब मुझे हर क्षण माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पर कहां पर स्थित होगा ये पता है, तो एक तरह से मुझे कण के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और कण के अध्ययन करने का अर्थ यही हो जाएगा कि हम मालूम कर पाए कि अगर कण अभी यहाँ पर है तो कुछ क्षण बाद कण कहाँ होगा, और अगर सभी क्षणों पर कण की स्थिति मालूम है तो उसका अर्थ है कि हमें सब कुछ जानकारी कण की गति के संबंधित है। और यहाँ पर x को क्योंकि हम इस तरह से ले रहे हैं कि t बदलने पर x का मान बदल रहा है, तो t को स्वतंत्र चर और x को एक आश्रित चर मान करके चलेंगे। और यहाँ पर यह भी कहना जरूरी है कि चर राशियां हैं t और x, क्योंकि इनके जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें इनके कोई नियत मान नहीं होंगे, इनके मान बदलते रहेंगे। अलग अलग समय पर कण अलग अलग स्थिति में हो सकता है, और इसलिए अलग अलग समय पर कण की जो स्थितियां हैं वो भिन्न हो सकती हैं। लेकिन केवल एक उदाहरण विशिष्ट हो सकता है जहां हम ये कह करके चले
कि कोई भी समय हो कण की स्थिति वही रहती है, यानी x फंक्शन ऑफ t नियतांक के बराबर है, कांस्टेंट है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि कण स्थिरावस्था में। और अगर कोई कण स्थिरावस्था में ही रहता है माइनस अनंत से प्लस अनंत समय तक, तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। एक तरह से उसके लिए समय का भी अर्थ समाप्त हो जाता है, एक तरह से उसके लिए उसका हमारे लिए महत्व भी खत्म हो जाता है, क्योंकि भौतिकीय अध्ययन में परिवर्तन का मुख्य अध्ययन किया जाता है कि कण की अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, और अगर कण की अवस्था कभी परिवर्तित ही नहीं होती है तो ये वर्णन चाहे महत्वपूर्ण हो, लेकिन उसकी भौतिकीय उपयोगिता जो है, अध्ययन की जो उपयोगिता है, वो समाप्त हो जाती है। साथ ही हमने ये भी देखा है कि कण का जो स्थिति सदिश है, क्योंकि ये मूल बिंदु के चयन और निर्देश तंत्र के चयन के बाद परिभाषित हो रहा है, क्योंकि मूल बिंदु के बाद एक दिशा को हमने पॉजिटिव x दिशा और एक को माइनस x दिशा माना है, तो ये सापेक्ष है, ये निरपेक्ष नहीं है। और अरस्तु ने जो विचार दिए थे उसमें ये माना था कि किसी भी तारे या ग्रह की स्थिति को पृथ्वी के सापेक्ष बताया जाएगा, और पृथ्वी को के संदर्भ में ही उसने अन्य जो पिंड है, आकाशीय पिंड, उनकी व्याख्या करने का प्रयास उसने किया था। पर अरिस्टोटल के जो समय और आकाश के विचार थे, उन समय और आकाश के विचारों का प्रयोग हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम गैलीलियन निर्देश तंत्र के आधार पर जो समय और आकाश के विचार हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, और इन विचारों में जो मुख्य बात है कि कण की स्थिति जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, यानी निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। निर्देश तंत्र पर बदलने पर कण का स्थिति सदिश बदल जाएगा। लेकिन एक राशि यहाँ पर हम ऐसे भी परिभाषित कर चुके हैं कि जो ये बताती है कि अगर हम दिशा जो एक विमीय है उसमें वही रखते दिशा का विचार, तो मूल बिंदु को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने पर विस्थापन सदिश जो है वो नहीं बदलता है। विस्थापन सदिश का जो मान है वो नहीं बदलता है। तो अगले व्याख्यान में हम विस्थापन सदिश को लेकर के, समय की अवधारणा को लेकर के आगे चलेंगे, और आगे विचार करते हुए हम अन्य काइनेमेटिक भौतिक राशियों की परिभाषा प्रस्तुत करेंगे, और वो परिभाषाएं हमें आगे अध्ययन को और समझ को विकसित करने में सहायक होगी। तो अगले व्याख्यान में हम एक नई भौतिक राशियों का सेट परिभाषित करेंगे, और उस परिभाषा को देने के लिए ही आज का व्याख्यान महत्वपूर्ण है। एक बार वो आगे की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी तो कई बार आपको ये लग सकता है कि ये व्याख्यान और उसके पूर्व के व्याख्यान जो मैंने दिया था उसका महत्व आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि कम है, लेकिन अगर वास्तविक चिंतन करेंगे तो ऐसा नहीं है। ये बातें भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आने वाला व्याख्यान निश्चित तौर पर कण की गतिकी को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक, और उसका प्रयोग, उसमें जो बातें कहेंगे उनका प्रयोग हम आने वाले पूरे व्याख्यानों में, जो अभी नजदीक में जो व्याख्यान आ रहे हैं उनमें हमें करना होगा, और इसलिए उनको समझना आवश्यक होगा। इस वीडियो व्याख्यान श्रृंखला को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक का बटन दबा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी वीडियो व्याख्यान श्रृंखला से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।